Hello students, welcome back again in the chapter of classification of element and periodicity in their properties. हम इससे पहले बेटा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल था और मेंडलीफ इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड मोस्टली पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर चुके हैं बेटा. क्लियर है. आज हम पढ़ेंगे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स क्या है एंड सेकंड हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज की इन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरीके से वेरी करती हैं ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर. तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ठीक है. इस लेक्चर में देखो बेटा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज दैट इज लिमिटेशन. पहले पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस क्या होंगी बेटा? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो देयर आर ओनली टू लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दो लिमिटेशन है और दोनों की दोनों लिमिटेशन मेंडलीफ टेबल में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की भी थी बेटा, जिसको हम ओवरकम नहीं कर पाए अब तक. जो पहली लिमिटेशन है यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेटा वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. द फर्स्ट वन इज नोन एज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनॉमलस. जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो अब तक क्या बेटा अनॉमलस है. अनॉमलस है बेटा. अनॉमलस क्यों है? क्योंकि वी कैन प्लेस दिस हाइड्रोजन इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 हेलोजन्स. हम दोनों ग्रुप में इस हाइड्रोजन को रख सकते हैं, मतलब दोनों ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट बना सकते हैं बेटा हाइड्रोजन को. क्लियर है केस? तो इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की दे आर सिमिलर टू दिस ग्रुप 1 एंड दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज विद द ग्रुप 17 बेटा. तो हेलोजन्स और अल्कली मेटल्स दोनों के साथ ये प्रॉपर्टी क्या करती है बेटा? सेम शो करती है हाइड्रोजन. इसीलिए अब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं टिल टुडे बेटा कि हम हाइड्रोजन को कहां पे प्लेस करें. वेदर वी शुड प्लेस दिस हाइड्रोजन ऑन द टॉप ऑफ द अल्किल मेटल्स और वी शुड प्लेस द हाइड्रोजन ऑन द टॉप ऑफ द हेलोजन्स बेटा. ये कहां पे प्लेस करें ये अब तक हम डिसाइड नहीं कर पाए. दैट इज व्हाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनॉमलस. इसीलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल अनॉमलस है और इसी वजह से कई बार ना हाइड्रोजन को रॉग एलिमेंट बोल देते हैं. इट्स अ रॉग एलिमेंट. रॉग मतलब जिसका कोई फिक्स ना हो बेटा. व्हाट वी कॉल इट? रॉग एलिमेंट. ये चैप्टर है हाइड्रोजन हमारे पास पूरा एक बेटा आपके सिलेबस में है. ठीक है. तो वहां पे हम इसको देख लेंगे, इसको चेक करेंगे क्या होता है, क्यों बोलते हैं व्हाई वी कॉल इट रॉग एलिमेंट. ठीक है. तो ये आ गया बेटा केस कि रॉग एलिमेंट होता है और इस तरीके से दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा. अब देखो सेकंड लिमिटेशन की बात करें यहां पे. जो सेकंड लिमिटेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की दैट इज द पोजीशन ऑफ lengthenoid and actinoids. lengthenoid और actinoid की पोजीशन बेटा. क्वेश्चन उठता है बार बार जब पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल एक पूरी बॉडी में है तो वाई वी प्लेस lengthenoid एंड actinoid F ब्लॉक आउटसाइड दैट पीरियोडिक टेबल. क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि ये कहते हैं कि वाई लिमिटेशन क्यों है, वाई वी कैप्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आउटसाइड द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल. द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है बेटा. क्या करते हैं हम लोग मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल के पास क्यों रखते हैं? व्हाई वी प्लेस दैट, व्हाई वी केप्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. या उसको बाहर क्यों रखा गया है भाई, उसको अंदर एडजस्ट क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्या रीजन है कि उसको अंदर एडजस्ट नहीं किया जा सकता? तो बेटा देखो वो अलग बात है कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर हम इनको अंदर प्लेस करते हैं मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर रखते हैं तो पीरियोडिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है. क्लियर है. लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्टर्ब होने के बावजूद भी साइंटिस्ट जो है जो चाहते हैं कि हम डिस्कवर करें, हम इस चीज को अरेंज करें, वो ये चाहते हैं कि ये चीज ऐसे ही अनडिस्कवर्ड रहे और इसको लिमिटेशन मान लेते हैं।
तो टिल सो फार दिस इज अ लिमिटेशन. इफ सम criteria will come, if some concept will come according to which these elements can be fit in the periodic table, then this limitation will be over. Then बेटा क्लियर है केस. तो ये दो लिमिटेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. सिर्फ हम दो ही लिमिटेशन की बात करते हैं और ये दो ही लिमिटेशन है जो आजकल का नया मोस्टली का पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं, उसमें दो लिमिटेशन आती है बेटा. क्लियर है. अब देखो नेक्स्ट क्या बेटा, अब बात करेंगे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की. नाउ विल टॉक अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ये तो लिमिटेशन होगी. नाउ विल टॉक अबाउट पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज में हम इस चैप्टर में बहुत कंस्टेंट बात करेंगे बेटा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यहां पे वो प्रॉपर्टी आपके पास पहला केस आएगा साइज. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द साइज. साइज के बाद में बात करेंगे साइज ऑफ किसका, एटम. इसके बारे में बात की जाएगी बेटा. तो देखो साइज ऑफ एटम से हम बात करें तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है बेटा यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ एटम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेडियस, एटॉमिक रेडियस. ठीक है, ए क्या बेटा, एटॉमिक रेडियस है. अब देखो ये जो एटॉमिक रेडियस है, जिस एटॉमिक रेडियस जो यहां पे लिखा हुआ है बेटा, मैंने शो किया हुआ है, ये एटॉमिक रेडियस, दिस रेडियस इज सिंगुलर वर्ड. ये आपको पहले ही बताया हुआ है मैंने कि जो रेडियस है बेटा ये क्या है, इट्स सिंगुलर वर्ड. ये सिंगुलर है. एंड इफ समबडी राइट्स रेडियाई दैट इज प्लूरल. ये प्लूरल है बेटा. क्लियर है. तो अब हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस होता क्या है, व्हाट डज इट मीन. तो आप कहोगे एटॉमिक रेडियस की जनरल डेफिनेशन जो है बेटा, इट इज द डिस्टेंस, it is the distance from center of nucleus to the outermost shell of an atom. कहते हैं कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक कितना डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. उस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. कैसे, देखो बेटा, ये न्यूक्लियस ले लिया और सपोज करो आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट विच हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 3 और 4 बेटा. क्लियर है. तो व्हाट विल हैपन, इट हैज 2 शेल्स. तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द वैलेंस शेल बेटा, आउटर मोस्ट शेल. तो जो ये वाला डिस्टेंस है बेटा, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कह देते हैं. दिस इज एटॉमिक रेडियस. दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस बेटा. क्लियर है. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम बेटा, कि लास्ट वाली शेल तक कितना डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ एन एटम. देन अब देखो इसी के साथ बेटा, एटॉमिक रेडियस तो जनरल एक टर्म है जिसको हम बताते हैं. जो दूसरी टर्म आएगी यहां पे, दैट इज कोवेलेंट रेडियस, बी. कोवेलेंट रेडियस या रेडियाई. ठीक है बेटा. अब देखो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है. कोवेलेंट रेडियस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंस रेडियस सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होगा बेटा. कैसे, अगर मैंने सपोज करो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया बेटा, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक है. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसके अंदर दोनों एटम्स सेम हो. जैसे अगर हम लेते हैं बेटा H का, वी कंसीडर H एटम. यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है बेटा, ये H एटम है. क्या होगा, इस तरीके से एंड इस तरीके से. ये आ गया मॉलिक्यूल. नाउ वी हैव टू टेक द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियाई. तो यहां पे कोवेलेंट रेडियाई की डेफिनेशन क्या आएगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, इसको ऐसे बोलते हैं बेटा 1/2 of the distance
between the nuclei of two atoms which are covalently bonded with each other, bonded with each other। बेटा क्लियर है? हम कहते हैं कि जो कोवलेंट रेडियस होता है, जो कोवलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, ये होता है 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई लिखो बेटा, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर। अब देखो बेटा, सपोज करो मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये न्यूक्लियस है दोनों का, इन न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस ये आ गया। सपोज करो दिस डिस्टेंस इज डी, तो व्हाट विल बी द रेडियस? ये डिस्टेंस कितना डी है बेटा, तो रेडियस क्या होगा d/2। तो ये जो रेडियस होगा, दिस रेडियस इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा स्पेशली कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं एटम्स जो हैं दोनों, दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं बेटा। क्लियर है केस? तो ये केस भी आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम करते हैं। अब क्या करना है बेटा, जो ये दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, इन प्रॉपर्टीज को इन प्रॉपर्टीज का हम ट्रेंड डिस्कस करेंगे कि ग्रुप में किस तरीके से वेरी करती हैं और पीरियड्स में किस तरीके से वेरी करती हैं। चलो चेक करते हैं बेटा इसके लिए ट्रेंड इसका। देखो बेटा, अब ट्रेंड डिस्कस करते हैं दोनों रेडियस का। ठीक है, व्हाट विल बी द ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या होगा, किस तरीके से वेरी करेंगे और क्या होगा बेटा। चलो देखते हैं बेटा, ट्रेंड ऑफ रेडियाई कौन से? एटॉमिक एंड कोवेलेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से ट्रेंड होगा बेटा, क्लियर है? चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स के अंदर, किसमें? ग्रुप्स की। ग्रुप्स में क्या आएगा इनका ट्रेंड? इफ यू टॉक अबाउट इन ग्रुप्स, तो कोई भी ग्रुप कंसीडर कर लो बेटा। सपोज करो मैं अल्कली मेटल्स ले लेता हूं यहां पे, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम बेटा। क्लियर है? अब इस केस के अंदर एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जितना हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस या इंक्रीज, एंड एटॉमिक नंबर आल्सो इंक्रीज्ड, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस।
ये 3 केस आते हैं। जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे हम, तो आपको ये 3 केस स्टडी करने हैं और इनके बेसिस पे बताना है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दीज 3 केसेस ऑन द एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस क्या होगा बेटा। तो देखो इन केसेस में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। मैं रीजन दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और रीजन किसका दे रहा हूं, डाउन द ग्रुप रेडियस, दोनों रेडियस कोवेलेंट और एटॉमिक रेडियस बोथ इंक्रीज्ड, दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं। डाउन द ग्रुप बोथ एटॉमिक एज वेल एज कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज्ड बेटा, क्लियर है। अब इसके पीछे रीजन क्या होगा, देखो नंबर 1 पहला आता है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ी रही है, लेकिन उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, तो आपको यह बोलना है कि यहां पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने के साथ वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है कि एटॉमिक नंबर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको डोमिनेट नहीं कर पाता। तो यहां पे आप बोलोगे कि नंबर ऑफ शेल्स में जितना इंक्रीज होता है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, वॉल्यूम डोमिनेट्स ओवर हियर। यहां पे वॉल्यूम क्या करता है, डोमिनेट्स करता है, बिकॉज जितना रेडियस बढ़ेगा, जितनी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी, उतना रेडियस बढ़ता चला जाएगा, उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम क्या करता है बेटा, यहां पे डोमिनेट कर जाता है, क्लियर है केस। इसीलिए इनका इतना फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है ना, वो ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू एटॉमिक नंबर एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज करेगा बेटा, ये ट्रेंड याद रखना, एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। अब देखो यहां पे एक अलग से क्वेश्चन है बेटा, क्या आता है, हम देखेंगे यहां पे कि फ्रॉम लिथियम टू पोटेशियम, एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू पोटेशियम, लिथियम से पोटेशियम तक जब तक मूव करेंगे, जो आपके पास रेडियस होगा, रेडियाई इंक्रीज्ड इन लार्ज मैनर बेटा, क्या होगा, लार्ज मैनर में इंक्रीज करेगा, रेडियाई इंक्रीज इन लार्जर बेटा, क्लियर, बहुत ज्यादा क्या करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा। बट फ्रॉम पोटेशियम टू रुबिडियम इट ओनली इंक्रीज्ड स्लाइटली, क्या करेगा ना, वो सिर्फ स्लाइटली इंक्रीज करेगा पोटेशियम से रुबिडियम तक, क्लियर है। तो आप कहोगे कि यार स्लाइटली इंक्रीज क्यों कर रहा है, ऐसा हो सकता है, मैं आपको हाइपोथेटिकली बताऊं, सपोज करो कि पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस जो है वो 400 पिकोमीटर है, तो यहां पे सोडियम का सपोज करो बेटा आपके पास 250 पिकोमीटर है, यहां पे लिथियम का हमने बोल दिया कि ये आपके पास 100 पिकोमीटर है, तो देखो कितना 150 बढ़ रहा है एटॉमिक रेडियस। लेकिन इस केस में फ्रॉम पोटेशियम टू रुबिडियम जो आप मूव करोगे, इफ हाइपोथेटिकल है बेटा, फिर एग्जैक्ट रेडियस नहीं बता रहा हूं मैं आपको, 400 पिकोमीटर है और यहां पे सपोज करो ये 450 पिकोमीटर ही आएगा, तो कहते हैं कि ये कम इंक्रीज क्यों कर रहा है, कि 400 से 450 पिकोमीटर तक ही इंक्रीज क्यों कर रहा है, इतना ही क्यों इंक्रीज कर रहा है, इससे ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा बेटा। तो उसके लिए बोल क्या रहा है आपको, इट इज ड्यू टू द, ये क्यों आ रहा है बेटा, रीजन देखो, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सबशेल, डी और एफ सबशेल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज्ड, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा उस केस के अंदर, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल फील कॉन्ट्रैक्शन, वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे हल्के से, जैसे ये है बेटा देखो, और ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट है इनका। इसका मतलब क्या है, इसका जो चार्ज होगा, जितना चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वो बाहर जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लगेगा तो व्हाट विल हैपन, वो चार्ज इस तरीके से उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, और साइज क्या कर देगा बेटा,
डिक्रीज कर जाएगा, इतना डिक्रीज नहीं करेगा कि इतना डिक्रीज करेगा कि वो उससे कम हो जाएगा, इंक्रीज तो करेगा लेकिन स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड याद रखना, यहां से कई बार पूछा जाता है पोटेशियम से रुबिडियम या नेक्स्ट ग्रुप के अंदर किसी भी केस के अंदर ये पूछ सकते हैं कि क्यों इतना इंक्रीज करता है। ठीक है, अब बेटा देखो ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि अल्कली मेटल्स के अंदर ही है। इफ वी टॉक अबाउट द हैलोजेंस, अगर हम हैलोजेंस की बात भी करें ना तब भी यही केस आएगा, क्या कोवेलेंट रेडियस होगा बेटा यहाँ पे, तो ये केस क्या आएगा, देखो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक एंड कोवेलेंट रेडियाई क्या करेगा बेटा, दैट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज करेगा। और रीजन क्या देखा होगा आप हमेशा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रुप में एटॉमिक या कोवेलेंट रेडियस पे या किसी भी तरीके के रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है, तो आप कहोगे कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड कोवेलेंट रेडियाई बोथ इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बेटा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप का ट्रेंड हो गया बेटा। अब देखो, अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ पीरियड्स कि पीरियड्स में क्या ट्रेंड आता है इसका। नाउ टॉक अबाउट इन केस ऑफ पीरियड्स में देखो बेटा क्या ट्रेंड आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, अब देखो बेटा कि सेकंड है यहां पे पीरियड्स, टॉक अबाउट पीरियड्स में क्या ट्रेंड रहता है बेटा इसका। देखो इफ टॉक अबाउट द ट्रेंड इन पीरियड्स बेटा, तो क्या आएगा, देखो यहां पे हम कहते हैं, यहां पे मैं एक पूरा पीरियड लिख लेता हूं। सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। क्लियर है, और हर एक पीरियड में यही ट्रेंड रहेगा जो बताऊंगा मैं आपको। अब देखो बेटा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हम पीरियड्स में मूव करते हैं बेटा तो क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, ये याद रखना, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जब भी हम ग्रुप्स की बात करते हैं टॉप टू बॉटम, डन। अब देखो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए क्या हो रहा है बेटा, पहला केस आप ऐसे लिख लिया करो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, बताइए बेटा आपको। ठीक है, सेकंड, शेल रिमेन्स सेम, सेल जो है बेटा वो क्या है, सेम रह रही है। तो इससे होगा क्या, सुनो ध्यान से, इफेक्ट क्या होगा इसका, देखो आप कहोगे साइज और रेडियाई डिक्रीज्ड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, साइज हमेशा डिक्रीज करेगा बेटा, द रेडियस विल ऑलवेज डिक्रीज, वो क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा उस केस के अंदर बेटा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स बेटा। अब देखो ये डिक्रीज क्यों करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन हम कहते हैं यहां पे
कि शेल रिमेन कांस्टेंट, शेल क्या है बेटा, वो कांस्टेंट है। जब शेल कांस्टेंट है तो यहां पे इफेक्टिव Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। बेटा मैं फिर से लिख रहा हूं उसका नाम, आपको पता हो ये, अगर मैं ये लिख रहा हूं Z इफेक्टिव तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, वो इंक्रीज कर रहा है बेटा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, शेल सेम है बेटा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो क्या करेगा, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा, इस तरीके धीरे धीरे करके छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे सबसे बड़ा साइज सोडियम का, लिथियम का होना चाहिए बेटा, द लार्जेस्ट साइज, बट यहां पे इसका साइज सबसे बड़ा है, नियॉन का। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेकंड पीरियड के अंदर सबसे बड़ा साइज किसका, लिथियम का या नियॉन का, तो आप बोलोगे नियॉन का साइज बड़ा है सबसे, बट ट्रेंड वही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। अब देखो बेटा नाइट्रोजन तक तो साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, इस पर्टिकुलर ट्रेंड के बाद क्या होगा, क्योंकि यहां तक हमने क्या फील किया बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो साइज डिक्रीजेस, बट फ्रॉम ऑक्सीजन ऑनवर्ड, but from oxygen onwards pairing of electrons takes place, so there is slightly increased in size, थोड़ा सा साइज क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा बेटा उस केस के अंदर। समझ आया बेटा बात आपको, कि देयर इज स्लाइटली इंक्रीज इन साइज, हल्का सा साइज क्या करेगा वहां पे, इंक्रीज कर जाएगा। एंड इन नियॉन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो all electrons are paired, so it will have maximum repulsion and largest size among second period। ठीक है, सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटा, हमारे पास नियॉन का ही होगा। डन। ये बात जो कंसेप्ट आपको लिखा है बेटा, वो कंसेप्ट पीरियड के अंदर आपको याद रखना है, और इस तरीके से याद रखना है कि आपको पता चले कि हाँ भाई इस तरीके से केस हो रहा है, इस तरीके से चेंज आ रहा है केस के अंदर, और इस तरीके से यहां पे जाके चेंज आ सकता है। जहां पर एक एक फिल हो रहा है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, कोई चक्कर नहीं है बेटा, लेकिन जहां पे पेयरिंग स्टार्ट हो रही है वहां से आपको थोड़ा ध्यान देना है कि वहां पे रिपल्शन शुरू हो जाएगी, और रिपल्शन जब होती है तो क्या होता है बेटा, साइज इंक्रीज करता है ना, तो वही केस आपको यहां पे शो करना है कि रिपल्शन के कारण साइज क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा उस केस में। डन। तो नोट करो बेटा ये वाला केस। अब देखो बेटा नेक्स्ट केस क्या है यहां पे, ये हो गया ट्रेंड का केस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रेडियस। नेक्स्ट रेडियस क्या होगा, देखो इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट रेडियस ओवर हियर बेटा, अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, चलो मैं ये भी रब कर देता हूं।
देखो डाउट, नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट रेडियस एंड दैट इज वंडरवॉल रेडियस, थर्ड। ठीक है ना, जैसे ठीक है ना, थर्ड की बात करें हम लोग, या फिर देखो एक मैंने बात की थी बेटा वहां पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स हो। अगर कोवेलेंट रेडियस आप डिस्कस करना चाहते हो उसी केस में, तो देखो बेटा बी मैं लिख देता हूं हेट्रोएटॉमिक रेडियस बेटा, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें एटम्स जो हो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वो सेम ना हो, वो अलग अलग हो बेटा। तो देखो कैसे, जैसे सपोज करो HCl ले लिया, नाउ व्हाट वी हैव टेकन HCl बेटा, क्लियर है। अब ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर हम हाफ ऑफ द डिस्टेंस तो कह नहीं सकते बेटा, क्योंकि यहां पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है बेटा, क्लोरीन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इस वजह से यहां पे जो डेफिनेशन दी जाएगी बेटा, वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियाई बेटा क्या होगा वो, इट इज 1/2 द डिस्टेंस, 1/2 द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of nuclei of two atoms, half of the distance between the center of the nuclei of two atoms, center of the nuclei of the two atoms up to the mean position of shared paired electron in covalently bonded compound और मॉलिक्यूल। देखो बेटा यहां पे हमने क्या कह दिया कि यहां पे जो हम रेडियस शो कर रहे हैं उस रेडियस को हम इस तरीके से शो कर रहे हैं। देखो बेटा H, सपोज करो ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ से इस तरीके से ले गया अलग। तो हम कहते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, इसके भी, और मीन पोजीशन कहां है इनकी, इसकी मीन पोजीशन कहां होगी, उसका हाफ करेंगे, देन वी विल गेट कोवेलेंट रेडियस इन केस ऑफ हेट्रोएटॉमिक एटम्स या हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे हम मीन पोजीशन ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं कि मीन पोजीशन कहां तक है, उसके बीच का और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, और तब हम बोलते हैं कि ये इसका कोवेलेंट रेडियस होता है बेटा। क्लियर है केस? चलो ये हो गया हेट्रोएटॉमिक कोवेलेंट रेडियस बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियाई बेटा, क्लियर है? अब वंडरवॉल रेडियस की अगर आपको डेफिनेशन लिखो बेटा, वो ऊपर लिख देता हूं, तो ये होती है 1/2 ऑफ द वंडरवॉल रेडियस, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस from the center of nuclei of two atoms present in different molecules which are bounded by या which are bonded by van der Waals force of attraction, या which are bonded by van der Waals
बॉन्ड्स, जिनके अंदर वंडरवॉल बॉन्ड्स होगा बेटा। क्लियर है? अब देखो इस तरीके से शो करना हो तो क्या करूंगा बेटा मैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियस है इसका और ये इसका न्यूक्लियस है। इन दोनों के सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगा बेटा उस डिस्टेंस को डी कह दिया बेटा मैंने, एंड वंडरवॉल रेडियस क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। तो ये आ गया वंडरवॉल रेडियस बेटा। क्लियर है? अब वंडरवॉल रेडियस का भी ट्रेंड वही है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ वंडरवॉल रेडियाई, तो ट्रेंड बेटा वही रहता है इनका भी। क्या रहेगा ट्रेंड, देखो इनका इस केस में डिस्कस करें तो ट्रेंड होगा बेटा यहां पे इन ग्रुप्स इट इंक्रीज्ड, ग्रुप्स के अंदर ये इंक्रीज करेगा। सेकेंड, इन पीरियड्स it also increased, it is also increased। पीरियड्स में भी क्या करेगा बेटा, सॉरी डिक्रीज करेगा, इट आल्सो डिक्रीज्ड। वो सडनली इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज सेपरेट इश्यू। ठीक है, पीरियड्स में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बेटा, और ग्रुप में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वही ट्रेंड है जो पहले ट्रेंड चलता था बेटा यहाँ पे। क्लियर? जो हम पहले ट्रेंड डिस्कस किया ना, सेम ट्रेंड है बेटा यहाँ पे। अब देखो थर्ड का फोर्थ, मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई बेटा। यू टॉक अबाउट द मेटालिक रेडियाई तो क्या कहेंगे, देखो हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of nuclei of two metal atoms present in metal lattice। इसमें क्या होता है बेटा, जब मेटालिक लैटिस आपने देखे हैं, ठीक है, तो मेटालिक लैटिस में क्या होता है, वहां पे सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करूं तो कुछ इस तरीके से ये एक एटम है और यहां पे सिर्फ टच करते हैं ऐसे करके, तो ये सेंटर आ गया। अब इस सेंटर से इस सेंटर तक के डिस्टेंस को डी बोल दिया, तो मेटालिक रेडियस क्या होगा बेटा, हाफ एम हाफ ऑफ डी बेटा। तो ये आ गया। और इस तरीके से जो एटम्स मेटल के बाउंडेड बॉन्ड होते हैं बेटा, या बाउंडेड होते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, इट इज ड्यू टू द मेटालिक बॉन्ड, और वो मेटालिक लैटिस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये आपके पास आ गया मेटालिक रेडियस। इस तरीके से मेटालिक रेडियस को डिस्कस करते हैं बेटा। अब देखो नेक्स्ट केस बेटा, fifth, now I'll talk about fifth, that is ionic radius। वो क्या बेटा हमारे पास, ionic radii। to talk about the ionic radii, तो हम ये कहेंगे बेटा, यहां पे देखो डिस्टेंस from the center of nucleus of any ion up to the influence of its charge, कि उसके चार्ज का कहां तक इंफ्लुएंस है। देखो कोई भी आयन सही बेटा, इफ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ आयंस, सपोज करो ये हमने आयन ले लिया एक, तो ये सेंटर है। अब इस सेंटर से ये जो आयन है पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को कहां से अट्रैक्ट कर सकता है,
सपोज करो आपसे कोई बोले यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ से कर रहा है अट्रैक्ट, तो हमने क्या बोल दिया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस आयन। तो ये इसका आयनिक रेडियस होगा, दैट इज द आयनिक रेडियस ऑफ दिस आयन बेटा। तो आयनिक रेडियस में क्या होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट आयन, उस आयन का इन्फ्लुएंस कहां तक है वो हम क्या करते हैं बेटा, चेक करते हैं यहाँ पे। डन। अब देखो इसी केस के अंदर अगर हम बात करें बेटा, तो हम कह देते हैं यहाँ पे आयनिक रेडियस के अंदर ही यहाँ पे दो केस आते हैं। अब वो दोनों केस ध्यान से सुनना, आपको बताया लगा बेटा। साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इसके बारे में बात की जाती है और क्वेश्चन भी आता है बेटा। साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इफ यू टॉक अबाउट if we have isoelectronic species बेटा, isoelectronic species का मतलब क्या है, which has same number of electrons, तो वहां पे हम कुछ इस तरीके शो करेंगे। देखो जैसे आपके पास आ गया Mg2 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव, F negative, O2 negative, N3 negative, Al3 positive, these all are isoelectronic species। ये सारी की सारी isoelectronic species हैं। और वो पूछे बताओ कि इनका चार्ज क्या होगा, what will be the radius of these ions, या इन सब में से सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा बेटा। Either you have that of magnesium, aluminium या N3 नेगेटिव या O2 नेगेटिव, किसका बेटा, क्लियर है। तो देखो इसको चेक करो कैसे करेंगे। यहां पे दो बातें याद रखो बेटा, दो बातें कैसे कौन कौन सी याद रखनी है आपको। फर्स्ट, हायर पॉजिटिव चार्ज लीड्स टू स्मॉलर रेडियाई। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना रेडियाई कम होगा। कंडीशन अप्लाइड की जो स्पीसीज है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, पहले लिखा है बेटा मैंने, कंडीशन अप्लाई पहले करवाई है आपको। सेकेंड, हायर नेगेटिव चार्ज लीड्स टू लार्जर रेडियाई, और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना रेडियस ज्यादा होगा बेटा, क्लियर है। अब इन दोनों पॉइंट्स के मैं रीजन लिख देता हूं। पहला रीजन, पहले पॉइंट का बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा स्मॉलर होगा, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव इंक्रीज्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, और Z इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और बढ़ने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, सिकुड़ना शुरू कर देंगे, तो इसलिए उनका साइज छोटा हो जाएगा। सेकंड वाले का रीजन बेटा, बिकॉज रिपल्शन टेक्स प्लेस, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से वहां पे रिपल्शन हो जाएगी, और जब रिपल्शन होगी तो क्या होता है बेटा, साइज इंक्रीज करता है ना, तो वही केस है बस यहां पे। अब देखो ट्रेंड लिखना हो बेटा मुझे इसका, तो सबसे बड़ा साइज होगा मेरे पास N3 नेगेटिव का, देन O2 नेगेटिव, देन F नेगेटिव, देन Na पॉजिटिव, देन Mg2 पॉजिटिव, एंड देन Al3 पॉजिटिव। ये केस आएगा। इस तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में हम बात करते हैं साइज की। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा बेटा, क्लियर है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन और आता है बेटा, क्वेश्चन ही पढ़ते हैं उसका। वाई कैटाइंस हैव
smaller size than its parent atom, whereas anions have larger size than parent atom। ठीक है, कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम का मतलब होता है जिससे वो बने हुए हैं बेटा, जो न्यूट्रल है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे आंसर देते हैं इसका, सोडियम, तो सोडियम से हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दिस इज पेरेंट एटम, ये पेरेंट एटम है और ये क्या है बेटा, कैटायन। डन। इन द सेम मैनर Cl plus gain one electron and will give you Cl negative. This is parent atom और this is anion। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे रीजन कि कैटायन का साइज छोटा क्यों होता है, मतलब Na पॉजिटिव इज स्मॉलर देन Na। वाई मैं लिखाया था रीजन, देखो बेटा। पहला हो सकता है नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज्ड, नंबर ऑफ शेल डिक्रीज्ड। सेकेंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज्ड, इसलिए साइज कैटायन का पेरेंट एटम से छोटा होगा बेटा। नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज कर सकती है, प्रोबेबिलिटी है बेटा, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो शेल भी कम हो जाए, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। देन अब इस केस में देखो बेटा, यहां पे क्या होता है, Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl, तो उसके पीछे रीजन क्या है, यहां पे ड्यू टू रिपल्शन, रिपल्शन इंक्रीज्ड टू लार्ज एक्सटेंट, सो साइज इंक्रीज, इसलिए साइज क्या करता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, कई बार पूछा गया है आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर, और कंपटीशन में भी कई बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को लेकर पूछा गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है वाला। डन बेटा, क्लियर है? तो याद रखना है कि इस तरीके से ट्रेंड आएगा और इस तरीके से आप क्वेश्चन फॉर्म करते हो। ठीक है बेटा। अब इससे आगे इस चैप्टर में 2 प्रॉपर्टीज बची है बेटा, 2 या 3 प्रॉपर्टीज बची है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और टिल देन टेक केयर बेटा एंड बाय बाय।